हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ने के दौरान हम अन्य ऐसे समस्त देश जहाँ विकासशील अर्थव्यवस्था पाई जाती है उन सभी की विशेषताओं और उनकी स्थितियों के बारे में ऑटोमेटिकली हम अवेयर हो जाएंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं ये टॉपिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था, मैं इन सारी चीज़ों को मैं ये अपने नोट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैं नोट्स एक्सप्लेन करने के साथ ही सारी चीज़ों को बोर्ड पे लिखता चलूँगा। और आप एक नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं साथ ही साथ, और या फिर आप केवल सुन सकते हैं ये चीज़ें। तो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ने से पहले हम जो चीज़ें हम बहुत विशेषतया ध्यान देंगे वो ये है कि एक डेफिनेशन, पारिभाषिक शब्दावलियाँ, और दूसरी चीज़ है कीवर्ड्स। ये किसी टॉपिक और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए हम कीवर्ड्स और डेफिनेशंस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ने से पहले अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की परिभाषा देखते हैं। पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो अर्थशास्त्र वह विषय है, अर्थशास्त्र की परिभाषा ये कहती है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में जो मुख्य शब्द या कुछ की वर्ड्स हम देखें तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अधीन। तो वस्तु और सेवा और उत्पादन और वितरण ये चार कीवर्ड्स हैं इस डेफिनेशन में, और इसकी प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। और इसमें कुछ और बातें ध्यान देने योग्य हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा में, वो ये कि जो इसका अर्थशास्त्र में हमारे पास जो संसाधन है वो बहुत सीमित मात्रा में है। तो हमें उन सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए ही अपने उत्पादन का काम करना है। तो संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण हो और मानव कल्याण स्तर को अधिकतम करने के लिए हमें सीमित संसाधनों का उचित आवंटन करना है, ये अर्थशास्त्र की परिभाषा हमें बताती है। तो अर्थशास्त्र में मानव कल्याण स्तर को अधिकतम करने के उद्देश्य से सीमित संसाधनों का उचित आवंटन किया जाता है। इस परिभाषा में वस्तु, सेवा, उत्पादन और वितरण के अलावा एक और शब्द है सीमित संसाधन। पृथ्वी में संसाधन बहुत सीमित हैं और हमें इन्हीं सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों की
निर्मित संसाधनों का भंडारण बनाए रखना है हमने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो सतत विकास की परिभाषा कहती है ऐसा। और सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो अर्थशास्त्र की परिभाषा से इन अर्थों में भी मिलता है कि संसाधन बहुत सीमित है और इनका उपयोग बहुत दूरदर्शिता के साथ किया जाना चाहिए। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा है। और इसमें कुछ और पॉइंट हैं कि अर्थशास्त्र जो फादर ऑफ इकोनॉमी है, फादर ऑफ इकोनॉमी है, वो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, एडम स्मिथ। I was recording this lecture in English language, and I thought that I should explain this in Hindi also, because I was not getting that much response on my English channel on my English recordings. That is why I shifted here. Let's see what happens. I will go with both the languages, not here in this particular video, but in another video I will upload this lecture in English too. I have already recorded, but I haven't used this board. फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ हैं और इनकी एक बुक है साइंस ऑफ वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ, ये इनकी एक बुक का नाम है। तो ये जो वस्तु और सेवा है जो अर्थशास्त्र की परिभाषा में हम देख रहे हैं, तो ये जो साइंस ऑफ वेल्थ में वेल्थ जो है वो इस वस्तु और सेवा को दर्शाता है। और ये अर्थशास्त्र है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा है जिसमें मानव कल्याण को अधिकतम करने के लिए सीमित संसाधनों का उचित आवंटन किया जाता है। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा है। इसके बाद हम देखते हैं अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था की परिभाषा देखते हैं। तो किसी देश या क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की संरचना, ये मैं लिख दूं यहां, किसी देश या क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की संरचना, किसी देश या क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की संरचना अर्थव्यवस्था कहलाती है, इकोनॉमी। तो ये जो परिभाषा है किसी देश या क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की संरचना, आर्थिक गतिविधि और उनका स्ट्रक्चर, ये है इकोनॉमी। तो आर्थिक गतिविधि को हम अर्थशास्त्र की परिभाषा से देखें तो यहाँ दो शब्द आए हैं, उत्पादन और वितरण। और इसकी प्रक्रिया जो है उत्पादन और वितरण की, वो अर्थशास्त्र है। तो उत्पादन और वितरण जो है, और यहाँ पर देखें तो आर्थिक गतिविधि, तो किसी देश या क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के अधीन उत्पादन जब होगा वस्तुओं और सेवाओं का, तो ये उत्पादन सरकार के हाथों में होगा या फिर मिश्रित प्रणाली के आधार पर होगा या पूर्णतया निजी क्षेत्रों के अधीन होगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं या फिर ऐसी प्रक्रिया जो एक देश अपनाता है अपने वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए, वो उस देश के लिए उसकी आर्थिक गतिविधि कही जाती है। और इसी आर्थिक गतिविधियों की संरचना की बात हम अर्थव्यवस्था में करते हैं। तो किसी देश या क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की संरचना जो है वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थशास्त्र को दो भाग में हम आगे पढ़ते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमी जो कि है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और एक है मैक्रो इकोनॉमी जो कि है समष्टि अर्थशास्त्र। ये है एक, इसका पहला प्रकार है
व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ओके, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा इसको इंग्लिश में हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा कहती है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें किसी एक आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, किसी एक आर्थिक इकाई का, किसी एक आर्थिक इकाई का अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखें तो किसी एक व्यक्ति की आय या फिर एक फर्म का उत्पादन या किसी वस्तु का मूल्य, किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की आय, और इसका दूसरा उदाहरण ले तो किसी फर्म का उत्पादन, किसी फर्म का उत्पादन, और इसका तीसरा उदाहरण ले तो किसी वस्तु का मूल्य। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा कहती है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक आर्थिक इकाई का अध्ययन किया जाता है उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो, इसे इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। और किसी एक व्यक्ति की आय, ये सब छोटे स्तरों पर घटने वाली घटनाएं हैं जिनका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमी में करते हैं। इनकम ऑफ इंडिविजुअल और किसी एक पर्टिकुलर फर्म का प्रोडक्शन और किसी वस्तु का मूल्य, तो ये छोटी आर्थिक क्रियाएं हैं या फिर छोटी आर्थिक संरचना है जिनका अध्ययन हम एक किसी आर्थिक इकाई के रूप में करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधीन। और इसके बाद है इसका दूसरा प्रकार अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र की दो ब्रांचेस हैं, एक व्यष्टि और दूसरी है, मैं ये कवर करना है, इसे मैं यहाँ लिखूं, ये है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र, तो इसे कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी। अर्थशास्त्र, इसमें हम एक आर्थिक इकाई का अध्ययन करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और इसमें एक आर्थिक इकाई और यहाँ होगी एक आर्थिक प्रणाली। आर्थिक प्रणाली, तो एक आर्थिक प्रणाली होगी। एक आर्थिक प्रणाली का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है, ये यहाँ पर विशेष है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी एक आर्थिक प्रणाली का सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं, और इसमें आर्थिक लेन देन के योग एवं औसत का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक लेन देन के योग और औसत का अध्ययन किया जाता है। इसके एग्जाम्पल देखें, क्योंकि ये सामूहिक रूप से किसी आर्थिक प्रणाली का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जा रहा है, तो सामूहिक रूप से कहने का तात्पर्य है कि इसमें बहुत सी चीजें होंगी। जैसे यहाँ किसी एक व्यक्ति की आय थी, तो यहाँ पर समूह में अध्ययन कर रहे हैं, मतलब और भी चीजें इंक्लूड होंगी। तो इसके उदाहरण जैसे हम देखें तो नेशनल इनकम इसका उदाहरण है। राष्ट्रीय आय, और सेकंड एग्जांपल इसका देखें तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
और एक एग्जांपल देखते हैं। ये सारे डेफिनेशन या फिर इनके बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स पर पढ़ेंगे। और अभी फिलहाल हम एज अ टर्म इसको अपने नोट्स के तौर पर हम इसको अभी राइट डाउन करते हैं। नेशनल इनकम, जीडीपी, और है थर्ड मूल्य स्तर। ये इसके उदाहरण है। मूल्य स्तर, तो ये है मैक्रो इकोनॉमी। अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का उद्देश्य, ये इसकी दो शाखाओं के बाद इसका तीसरा एक पॉइंट आप देखेंगे, और इसका तीसरा पॉइंट है इसका उद्देश्य। तो इसके उद्देश्य की बात करें तो सीमित संसाधनों का उचित उपयोग और वितरण, ये इसका उद्देश्य है अर्थशास्त्र का। सीमित संसाधनों का उचित उपयोग और वितरण। एक चीज हम यहाँ नोटिस करें तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है सीमित संसाधनों का, प्रकृति में संसाधन बहुत सीमित है, उसका उचित उपयोग और वितरण करना है। तो अर्थशास्त्र जो है वो हम ऐसा सब्जेक्ट ऐसे बाहर से हम देखें तो ये ऐसा फील कर सकते हैं कि अर्थशास्त्र मतलब हम अपने फायदे के लिए ही हम इन संसाधनों का उपयोग करें और अधिक से अधिक सिर्फ संसाधनों को इकट्ठा करें। तो संसाधनों का उचित उपयोग की बात करता है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का उद्देश्य है ये। तो इन नैतिक आदर्शों के साथ अर्थशास्त्र विषय जो है किसी संसाधनों को डील करता है। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थव्यवस्था की परिभाषा, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं और अर्थशास्त्र का उद्देश्य, इतनी बातें हमने देखी। और अब हम शुरू करेंगे अर्थशास्त्र, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। तो ये आप इसको लिख लेंगे पॉज करके, और मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं यहाँ एक्सप्लेन करता चलूँगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में पहली विशेषता है कि अल्प विकसित देश या फिर विकासशील देश। तो अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश या फिर इसको कहें विकासशील देश। तो विकास के आधार पर देशों का विभाजन 3 स्तरों पर किया जाता है। पहला है निम्न विकसित देश, और दूसरा है अल्प विकसित देश और विकासशील देश। ये ऑब्लिक में है। अल्प विकसित देश या फिर विकासशील देश एक ही शब्द है, मतलब एक ही स्थिति को संबोधित करने के लिए इन डिफरेंट टर्म्स का उपयोग किया जाता है, अल्प विकसित और विकासशील देश। और एक तीसरी अर्थव्यवस्था है जो है विकसित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति के आधार पर
देशों का विभाजन निम्न विकसित और अल्प विकसित या फिर विकासशील और या फिर विकसित, इन आधार पर किया जाता है। अब अल्प विकसित देश या फिर विकासशील देश क्यों हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखते हैं तो ये स्टेटस क्यों दिया गया विकासशील, तो इसके लिए हमारे पास एक है एक इसका जो रीजन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर निम्न जीवन स्तर पाया जाता है। विकासशील देशों में निम्न जीवन स्तर, ये एक रीजन है। तो विकासशील देशों में निम्न जीवन स्तर पाया जाता है, इसका एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो निम्न जीवन स्तर यदि देखें तो आय, निम्न जीवन स्तर के निर्धारण के लिए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि निम्न जीवन स्तर पाया जाता है, उसके निर्धारण के लिए हम देखते हैं आय या फिर औसत आय उस देश की, या तो आय या फिर औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ये हम निम्न जीवन स्तर का निर्धारण कि हम ये बोलें कि ये देश विकासशील है तो क्यों है, क्योंकि यहाँ निम्न जीवन स्तर पाया जाता है। विकासशील देशों की विशेषताएं हैं कि यहाँ जीवन का स्तर निम्न होगा। अब ये इसका निर्धारण कैसे होगा, तो यहाँ की आय है, औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय, वो कम होती है। इस आधार पर हम कहते हैं कि यहाँ पर निम्न जीवन स्तर पाया जाता है। तो औसत आय कम होती है, ये जानने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, तो पर कैपिटा इनकम हम निकालते हैं नेशनल इनकम से, उस देश की टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, पॉपुलेशन, तो पर कैपिटा इनकम हमको प्राप्त होगी। राष्ट्रीय आय से उस देश की जनसंख्या का विभाजन करें तो हमको पर कैपिटा इनकम प्राप्त होगी, प्रति व्यक्ति आय। अब ये प्रति व्यक्ति आय जो है, फिर ये हमको बताती है कि ये भारत की या फिर विकासशील देशों की कमाई, जो औसत आय होती है वो कम होती है। तो जो ये इंडियन रुपीस में हमारे पास ये पर कैपिटा इनकम आएगी, लेकिन चूंकि हमको दूसरे देशों के साथ तुलना करनी है पर कैपिटा इनकम की, तो हम उन मुद्रा के सापेक्ष इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे जो अभी पूरे विश्व में सर्व स्वीकृत हो। तो यदि हम अभी फिलहाल की बात करें तो हम इसका अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन डॉलर के रूप में करें, तो जो वैल्यू अभी डॉलर की हो, जैसे हम पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम में डिवाइड करें पॉपुलेशन को, तो जो पर कैपिटा इनकम प्राप्त होती है, इस पर कैपिटा इनकम को यदि हम डिवाइड करें जो $1 और 1 इंडियन रुपीस जो चल रहा, उससे यदि हम ये दोनों, ये अभी 80 रुपये या फिर 90 रुपये जो कुछ होगा, तो इससे यदि हम पर कैपिटा इनकम को डिवाइड करें तो इससे हमको प्राप्त होगा भारत की औसत आय, जो कि कम है। इससे हमें प्राप्त होगा भारत की औसत आय डॉलर में। पर कैपिटा इनकम को हम उस वैल्यू से, जो जैसे $1 इज इक्वल टू 90 रुपीस हो, तो हम उससे डिवाइड करें तो ये हमें प्राप्त होगी औसत आय। और ये जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी, ये हमें बताएगी कि यहाँ निम्न जीवन स्तर पाया जाता है, और ये प्राप्त होगी हमें बाजार विनिमय दर पर। ये हमें बाजार विनिमय दर पर प्राप्त होगी, और इसी वैल्यू को यदि हम क्रय शक्ति समता के आधार पर प्राप्त करें, क्रय शक्ति समता के आधार पर प्राप्त करें, तो बाजार विनिमय दर में ये वैल्यू जो है वो हमें कम प्राप्त होगी,
और भारत जो है वो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर अपनी औसत आय एक्सेप्ट करता है या फिर स्वीकार करता है इन आंकड़ों को। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की औसत आय बाजार विनिमय दर की अपेक्षा थोड़ी अधिक, औसत आय थोड़ी अधिक दिखाई पड़ती है। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर ये पहले हम ये देखेंगे कि क्रय शक्ति क्षमता है क्या। तो $1 में जो चीज़ें हमें अमेरिका में मिली या फिर $1 में विश्व के किसी भी देशों में हमें जो चीज़ $1 में मिल रही है, तो उन समस्त चीज़ों को यहाँ इंडिया में खरीदने के लिए हमें कितने रुपए खर्च करना पड़ता है, वो है क्रय शक्ति क्षमता। तो यदि $1 में हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो यदि यहाँ भारत में हमें 30 रुपए में प्राप्त हो रही हों, तो और फिर हम इस वैल्यू का जो पर कैपिटा इनकम हमने पाया है, इस पर कैपिटा इनकम का इससे डिवाइड करें क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो हमने निकाला, ये पर कैपिटा इनकम का डिवाइड यदि हम करें इस वैल्यू से, अभी एज एग्जांपल हम ले रहे हैं कि ये 30 रुपए है, हम $1 में जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो हमें इंडिया में खरीदने में 30 रुपए खर्च करना पड़ता है। तो इससे पर कैपिटा इनकम को डिवाइड करें तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्रय शक्ति क्षमता में होगी। और यहाँ ये बाजार विनिमय दर में है, तो यहाँ पर आप ये समझें कि $1 इज राइट नाउ इज ये यदि 80 रुपए हैं, 80 रुपए, तो हम इससे डिवाइड कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम का, ये है नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो यहाँ हम 80 रुपए से डिवाइड करते हैं प्रति व्यक्ति आय को, और यहाँ पर हम 30 रुपए से डिवाइड करते हैं क्रय शक्ति क्षमता में पर कैपिटा इनकम को। तो इनकी वैल्यू अलग अलग होगी और यहाँ हमें कुछ बड़े आंकड़े प्राप्त होंगे। तो भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर अपनी औसत आय को स्वीकार करता है, ना कि बाजार विनिमय दर पर। और इसके अलावा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसा बताता है, ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये वैल्यूज है, तो बाजार विनिमय दर के आधार पर तो भारत की औसत आय कितनी होगी, या फिर ये आंकड़े जो जारी होते हैं भारत की औसत आय के संबंध में, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, शायद हिंदी में इसे यही कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये इन आंकड़ों को जारी करती है। तो ये निम्न जीवन स्तर विकासशील देशों में पाया जाता है। अल्प विकसित देश या फिर विकासशील देश क्यों कहते हैं वो हम देख रहे हैं। निम्न जीवन स्तर इसका पहला रीजन है क्योंकि यहाँ ये निम्न जीवन स्तर पाया जाता है, और उसका कारण है क्योंकि यहाँ पर औसत आय कम होती है। और औसत आय हम इस तरीके से निकालते हैं कि नेशनल इनकम में पॉपुलेशन का डिवाइड करें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी, और इस प्रति व्यक्ति आय को हम बाजार विनिमय दर पर और क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भी देखें तो इसकी डिफरेंट वैल्यूज प्राप्त होती है। और इसके अलावा हम जो पर कैपिटा इनकम है, जो औसत आय है, वो विश्व के कुछ देशों की औसत आय भी हम देखेंगे। आप ये देख लीजिएगा, एक चाइना और यूएसए और लग्जमबर्ग और भूटान, पाकिस्तान और विश्व की औसत आय भी देखें तो एक है कतर की औसत आय देखें। तो इन देशों की औसत आय हमें एक नज़र देख लेना चाहिए क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए हम भारत के साथ और इसके कुछ पड़ोसी देशों के साथ हम विश्व के कुछ देश और विश्व की औसत आय भी देखते चले। तो ये वैल्यूज आप बाजार विनिमय दर पर और
क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, और ये आप भी निकालें और मैं भी ये आपको ये इन वैल्यूज़ के बारे में एक बार और नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इन वैल्यूज़ को एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाल के यहाँ पर हम देख लेंगे एक बार और। इसके बाद अगला एक टॉपिक है, मतलब अगला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें पहला ये निम्न जीवन स्तर था, और अगला ये पॉइंट है पूंजी का अभाव, द स्कार्सिटी ऑफ द कैपिटल। तो पूंजी का अभाव जो है भारतीय अर्थव्यवस्था या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की दूसरी विशेषता है। Almost it is 30 minutes. Okay, this is my first class. I'm thinking that should I continue or not? ये इसकी दूसरी विशेषता है पूंजी का अभाव। पूंजी का अभाव। तो ये मैंने कुछ लेटर्स जो है बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, ये समय के साथ ठीक हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस माय फर्स्ट रिकॉर्डिंग हियर विद दिस बोर्ड, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट इन प्रैक्टिस टू राइट इन बोर्ड, सो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। ये पूंजी का अभाव इसकी दूसरी विशेषता है। पूंजी का अभाव कहने का तात्पर्य यह है कि इन देशों में पूंजी का इन्वेस्टमेंट कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत और विश्व के समस्त विकासशील देश जो हैं वो निवेश प्राप्त करते हैं। तो पूंजी के अभाव का मतलब निवेश में कमी या फिर इन्वेस्टमेंट कम प्राप्त होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है क्या, वो ये देखते हैं कि मूलतया पूंजी है क्या। तो पूंजी को हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि फैक्ट्री और मशीनरी। तो फैक्ट्री और मशीनरी जो उत्पादन में सहायता करें वो पूंजी कहलाती है। फैक्ट्री और मशीनरी जो उत्पादन में सहायता करें तो वो पूंजी कहलाती है। अब फैक्ट्री और मशीनरी का विकासशील देशों में उन देशों की अपेक्षा अभाव पाया जाता है, जैसे कि विकसित देश। तो जो फैक्ट्री है और मशीनरी है वो यहाँ पर अपेक्षाकृत कम है, और ये कम होंगी तो उत्पादन जो है प्रभावित होगा, क्योंकि उत्पादन जो है वो बृहत मात्रा में तभी संभव है जब फैक्ट्री और मशीनरी बहुत दृढ़ता से स्थापित हों और बहुत ज़्यादा मात्रा में स्थापित हों। तो उत्पादन की अधिकता फैक्ट्री और मशीनरी पर बहुत अधिक निर्भर है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि पूंजी का अभाव जब फैक्ट्री और मशीनरी कम है जो कि उत्पादन में सहायता करते हैं, तो इसका परिणाम क्या है कि पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेस हैं उसका पर्याप्त दोहन नहीं हो पाता। पूंजी के अभाव का जो परिणाम है ये देखते हैं। ये पूंजी का अभाव है क्या, तो फैक्ट्री और मशीनरी जो उत्पादन में सहायता करते हैं उनका अभाव, ये है पूंजी का अभाव। अब इसके परिणाम देखें तो इसमें यह है कि पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्सेस हैं पॉपुलेशन के लिए जो संसाधन हैं उनका पर्याप्त दोहन नहीं हो पाता।
ये इसका परिणाम है। पूंजी के अभाव का पॉपुलेशन के लिए जो संसाधन है उनका पर्याप्त दोहन नहीं हो पाता। तो अब इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा? ये रिजल्ट है पॉपुलेशन के लिए संसाधन जो है उसका पर्याप्त दोहन नहीं हो पाता। अब संसाधनों का दोहन नहीं हुआ तो पॉपुलेशन जो है वो गरीबी में जीवन जिएगी, कम संसाधनों में। इसका मतलब है कि ये बेरोजगारी को जन्म देगा। पूंजी का अभाव संसाधनों के पर्याप्त दोहन को प्रभावित करता है और उसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। ये इसका सेकंड पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का। अब इसका थर्ड पॉइंट यहाँ लिखूं, ये इसका थर्ड पॉइंट देखें तो यहाँ पर व्यापक बेरोजगारी पाई जाएंगी। अभी ये देखा हमने कि बेरोजगारी कैसे क्रिएट होगी, क्योंकि पूंजी का अभाव है, संसाधनों का दोहन नहीं हुआ तो बेरोजगारी होगी। और ये नेक्स्ट पॉइंट के तौर पर ले तो यहाँ पर व्यापक बेरोजगारी पाई जाएगी। और इस बेरोजगारी जो है वो एक अलग टॉपिक के तौर पर या फिर एक चैप्टर के तौर पर हम अब फिर से पढ़ेंगे। और फिलहाल के रूप में हम ये देखें कि व्यापक बेरोजगारी और निर्धनता, ये विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। निर्धनता, तो व्यापक बेरोजगारी और निर्धनता देखने को मिलेगी ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में। और बेरोजगारी हमने देखी कि संसाधनों का पर्याप्त दोहन ना हो पाना, तो जनसंख्या अभाव में जिएगी, इससे बेरोजगारी उत्पन्न होगी। और निर्धनता जो है, तो निर्धनता की परिभाषा ये है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थता। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थता। अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो मूलभूत आप भोजन और आवास को एक मूलभूत आवश्यकता माने। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थता निर्धनता कहलाती है। और निर्धनता के संबंध में भारत और विश्व के और अन्य देशों में आंकड़े जारी किए जाते हैं। भारत में भी निर्धनता के संबंध में आंकड़े जारी किए जाते हैं। और 2 समितियां हैं, इंपॉर्टेंट समिति, महत्वपूर्ण समिति भारत में, जिन्होंने निर्धनता के संबंध में अपने आंकड़े दिए हैं। ये है पहली समिति, इसको तो हम भोजन और आवास मान लें। भोजन आवास से कुछ आधारभूत आवश्यकता है, यहाँ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और निर्धनता के संबंध में 2 कमेटियां हैं। ये एक है तेंदुलकर कमेटी, तेंदुलकर समिति, और एक है रंगराजन समिति। तो तेंदुलकर समिति जो है वो, उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो ये कहती है कि 21.9% भारत में निर्धन लोग हैं। मतलब जो निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, 21.9% जनसंख्या भारत में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। वो भारत में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थ है। और है एक रंगराजन समिति जो ये कहती है कि 29.5% ऐसे लोग हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं। तो भारत सरकार ने रंगराजन समिति के आंकड़ों को एक्सेप्ट किया है।
और इसके बाद ये हुआ थर्ड पॉइंट। इसके बाद हम एक पॉइंट देखेंगे, वो है असमानता। तो ऐसे देशों में बहुत अधिक असमानताएं पाई जाती हैं। ऐसे देश मुख्यतया मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था का अनुसरण करते हैं, और अमिश्रित अर्थव्यवस्था उन क्षेत्रों में जिनमें सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनमें हस्तक्षेप के लिए प्रेरित करती है, और अन्य समस्त विषय या फिर क्षेत्र निजी क्षेत्रों के अधीन होते हैं या फिर निजी क्षेत्रों के लिए खुले हुए होते हैं। तो जो यहाँ स्वतंत्रता भी है और मानव कल्याण की भावना भी है कि हम जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उनके लिए, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एज ए गवर्नमेंट सपोर्ट हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसी भावना के साथ भी, जो लोक कल्याण की भावना है, ऐसी भावना के साथ भी मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं काम करती हैं। तो संपत्ति का संकेंद्रण इन अर्थव्यवस्थाओं में किन्हीं हाथों में देखने को मिल सकता है, और जब संपत्ति का संकेंद्रण किन्हीं कुछ वर्गों के हाथों में देखने को मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा वर्ग संपत्ति की पर्याप्त या फिर समान वितरण से अछूता रह जाएगा। तो फिर जब संपत्ति किन्हीं हाथों में केंद्रित होगी तो वो असमानता को जन्म देगी, और इन अर्थों में ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में असमानताएं बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ये इसका तीसरा पॉइंट है। तो यहाँ ये देख रहे हैं, ये फोर्थ पॉइंट है, असमानताएं। यहाँ पर असमानताएं इधर अधिक पाई जाएंगी। तो असमानताएं इधर अधिक पाई जाएंगी। एक अर्थशास्त्री हैं साइमन कज़नेट, स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ। तो साइमन कज़नेट एक अर्थशास्त्री हैं जो विकासशील देशों में असमानताओं की स्थिति के ऊपर एक ग्राफ प्रस्तुत करते हैं। हम अपने स्कूलों में एक ग्राफ पढ़ते थे फिजिक्स में 11th-12th में, जो कुछ हम एक शब्द उपयोग करते थे, परवलय आकार। तो ये ग्राफ है, ये इसकी स्थिति आप, ये ऐसा ग्राफ है एक, जो ये साइमन कज़नेट अर्थशास्त्री जो बता रहे हैं असमानता के संबंध में, विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में यहाँ असमानताएं ज़्यादा पाई जाती हैं, और इस प्रकार का ग्राफ वो दिखा रहे हैं, जिसे हिंदी में हम परवलय आकार स्थिति कहते हैं। तो ये असमानता है, यहाँ असमानता, इसको Q से हम इंडिकेट करेंगे, गिनी कोशेंट, गिनी कोशेंट। और यहाँ पर है रियल पर कैपिटा इनकम। ये भी हम ये दोनों हम देखते हैं अभी है क्या। वो अभी इसके पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा पर कैपिटा इनकम, जो कि नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड देकर प्राप्त करते हैं, और यहाँ है रियल पर कैपिटा इनकम। यहाँ इस तरफ है ये असमानता, और यहाँ रियल पर कैपिटा इनकम। तो असमानता जो है वो शुरुआत के कुछ वर्षों में बढ़ती है,
और उसके बाद ये पीक में पहुंच जाती है और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। साइमन कज़नेट जो है वो ये बता रहे हैं असमानता एक स्थिति तक बढ़ेगी और उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगी विकासशील देशों में। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की भी विशेषता है। तो जो साइमन कज़नेट हैं वो एक कज़नेट हाइपोथेसिस देते हैं। कज़नेट इसे कहें परिकल्पना। साइमन कज़नेट एक कज़नेट हाइपोथेसिस देते हैं। अब अपनी इस हाइपोथेसिस में वो कह क्या रहे हैं कि ये असमानता पहले बढ़ रही है, फिर ये पीक में पहुंच रही है, फिर वो कम होती जा रही है। तो इसका कारण ये है कि इसमें कर राजस्व बढ़ता है। एक स्थिति के बाद जो है इन देशों में ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पाई जाएंगी, इन देशों में विकासशील अर्थव्यवस्था, तो वहां पर कर राजस्व एक स्थिति में बढ़ने लगेगा। कर राजस्व ये बढ़ता है। तो अब कर राजस्व में वृद्धि होगी तो विकासात्मक व्यय बढ़ेगा। जो ऐसे व्यय, जो ऐसे एक्सपेंडिचर किसी देश में जो डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं वो विकासात्मक व्यय है। जैसे कि हम यदि अवसंरचना में इन्वेस्ट करें तो पहले कर राजस्व बढ़ेगा, कर का संग्रहण बढ़ेगा, कर राजस्व, और उसके बाद विकासात्मक व्यय बढ़ेगा। और इसके बाद ये जो असमानता है वो अब स्वतः कम होना शुरू हो जाएंगी। और इसी में हम एक ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़ते हैं। ट्रिकल डाउन थ्योरी या फिर टपकन का सिद्धांत। टपकन का सिद्धांत इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। तो ये टपकन का सिद्धांत या फिर ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है? यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास का जो लाभ है वो स्वयं ही समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा। ये लिख दो, ये इंपॉर्टेंट है। आर्थिक विकास का लाभ स्वतः ही समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा। आर्थिक विकास का लाभ स्वतः ही समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा। यह है टपकन का सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी। ओके। और ये जो टपकन का सिद्धांत है, क्योंकि आर्थिक विकास का लाभ स्वतः पहुंच रहा है समाज के सभी वर्गों पर, इसका मतलब है कि ये जो है ये एक दीर्घकालिक फिनोमेना है। दीर्घकालिक फिनोमेना है टपकन का सिद्धांत। असमानताएं यहाँ पर अधिक पाई जाएंगी। साइमन कज़नेट असमानताओं के बारे में एक ग्राफ प्रस्तुत करते हैं जो वलयाकार स्थिति में है। असमानता पहले बढ़ती है, फिर एक समय बाद कम होने लगती है। इसका कारण होता है कि राजस्व यहाँ एक समय में राजस्व बढ़ जाता है, कर राजस्व का संग्रहण, इससे विकासात्मक व्यय बढ़ता है और उससे असमानताएं भी कम होने लगती हैं। और टपकन का जो सिद्धांत है वो कहता है कि जो आर्थिक विकास का लाभ है वो स्वतः ही समाज के सभी वर्गों तक पहुंचेगा। और यहाँ एक टर्म आया है रियल पर कैपिटा इनकम। तो इसको देखें, रियल पर कैपिटा इनकम क्या है? रियल पर कैपिटा इनकम ये है कि जब उत्पादन जो है वो महंगाई बढ़ने के कारण ज़्यादा लगे जबकि वास्तव में उत्पादन में वृद्धि ना हुई हो। तो इसे हम कैसे समझे कि कोई वस्तु है, उसकी क्वांटिटी है 100, ये है क्वांटिटी।
तो वो वस्तु की 100 क्वांटिटी, उसका कॉस्ट है 10। अब ये जीडीपी जो है, प्रोडक्शन, लास्ट प्रोडक्शन दिखा रहा है वो 1000, ये हमारा प्रोडक्शन है। क्वांटिटी 100 थी, इसका कॉस्ट आया 10 और ये लास्ट में प्रोडक्शन है 1000। अब नेक्स्ट स्टेज इसका है कि क्वांटिटी 100 ही है, लेकिन अब ये जो कॉस्ट है इस 100 क्वांटिटी के प्रोडक्शन की वो 10 से हो गई है 11। और क्योंकि कॉस्ट उस प्रोडक्शन की महंगी हुई है, इसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट 11 हो गया है 10 से, इसमें एक इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो जीडीपी है वो 1100 शो हो रही है, जो फाइनल प्रोडक्शन है। तो यहाँ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो नहीं बढ़ी है। क्वांटिटी इसका मतलब इसका उत्पादन 100 से 101 या फिर 102 वो नहीं हो रहा है, सिर्फ कॉस्ट बढ़ रहा है। तो जब कॉस्ट बढ़े और उत्पादन उतना ही हो तो उसको हम कहते हैं रियल पर कैपिटा इनकम। जब उत्पादन महंगाई के कारण ज़्यादा लगे जबकि वास्तव में उत्पादन में वृद्धि ना हुई हो। इसकी परिभाषा लिख देखिए, जब उत्पादन महंगाई में वृद्धि के कारण ज़्यादा लगे जबकि उत्पादन में वृद्धि ना हुई हो। ओके, इट्स ऑलमोस्ट 1 hour। शुड आई कंटिन्यू और नॉट? कुछ पॉइंट्स और हैं, ये समानता होगी, इसके बाद 4 पॉइंट और बचेंगे, 4 या 5 पॉइंट। इसके बाद एक अगला है कि एक पॉइंट है, ये 5th पॉइंट है, ये है क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता। तो असमानता तो बृहद स्तर पर पाई जाएंगी, इसके पहले पॉइंट में हमने देखा। और क्षेत्रीय असमानता ये है कि जैसे भारत के संबंध में लें तो भारत में कुछ विकसित राज्य हैं और कुछ अपेक्षाकृत कम विकसित राज्य हैं। तो राज्यों के आधार पर, इनकी आर्थिक स्थितियों के आधार पर, इनमें पाए जाने वाले संसाधनों के आधार पर और इनमें कृषि के आधार पर, तैसे समस्त आधार पर क्षेत्रीय समानता की स्थिति देखने को मिलती है। सेवाओं के आधार पर तो क्षेत्रीय समानता इन्हीं अर्थों में कि कोई क्षेत्र जो है किसी देश के, वो अपेक्षाकृत कोई अधिक विकसित होंगे और कोई अपेक्षाकृत कम विकसित होंगे। तो ऐसी क्षेत्रीय समानता की स्थिति विकासशील देशों में देखने को मिलेगी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ और नॉर्थ। तो ये हम इंडिया के संबंध में बात कर रहे हैं, भारत के संबंध में। तो नॉर्थ ईस्ट की स्थिति बहुत डिफरेंट है, साउथ की स्थिति और नॉर्थ की स्थिति, ये सब हम इनमें क्षेत्रीय समानताएं देख सकते हैं। और गोवा की स्थिति बिहार से बहुत अलग है। और आप और किन्हीं और कुछ देख सकते हैं। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो गोवा का और बिहार का ये बहुत अलग होगा। पर कैपिटा इनकम, जो औसत आय है इन देशों की, इन राज्यों की, उनमें अंतर पाया जाएगा। तो क्षेत्रीय समानताएं पाई जाती हैं, विकासशील देशों की विशेषता ही यहाँ क्षेत्रीय समानताएं पाई जाएंगी।
और इसका एक पॉइंट है, यहाँ पर कृषि क्षेत्र की प्रधानता देखने को मिलेगी। विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र की प्रधानता देखने को मिलेगी। यहाँ इसको देखते हैं, इसको कृषि क्षेत्र की प्रधानता, कृषि क्षेत्र की प्रधानता देखने को मिलेगी विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में। यहाँ कृषि क्षेत्र की प्रधानता देखने को मिलेगी। कृषि क्षेत्र की प्रधानता को आकलन करने का जो किन आधार पर कृषि क्षेत्र की प्रधानता निर्धारित करते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। उसकी जो अर्थव्यवस्था की संरचना है, अर्थव्यवस्था की संरचना में मुख्य है, एक है हम जीडीपी में योगदान देखते हैं, जीडीपी में योगदान, कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान और रोजगार में योगदान। इन आधारों पर हम किसी क्षेत्र की प्रधानता तय करते हैं। तो अर्थव्यवस्था की संरचना में जीडीपी और रोजगार में कृषि क्षेत्र और प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र की स्थिति देखना हो तो उनका जीडीपी में योगदान और या फिर रोजगार में योगदान ये देखा जाता है। तो जीडीपी में योगदान देखें, एक है कृषि, दूसरा है उद्योग और तीसरा है सेवा। तो अब जो स्थिति है वो जीडीपी में कृषि का योगदान जो है वो कम हो रहा है और उद्योग और सेवाओं का बढ़ रहा है। कृषि का योगदान कम हो रहा है जीडीपी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन में कमी नहीं, बल्कि और अधिक वृद्धि स्वतंत्रता के समय से। मतलब भारत की आज़ादी के समय कृषि क्षेत्र का उत्पादन जितना था, उससे आज हम 2026 में हैं तो अब तो बहुत ही कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन वो इन दोनों की तुलना में कम हो रहा है। पहले उद्योग और सेवा क्षेत्र का उत्पादन कृषि की तुलना में कम हुआ करता था। मतलब यहाँ पर जीडीपी में योगदान की बात कर रहे हैं हम, जीडीपी में योगदान अब उद्योग और सेवा जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं, और कृषि में उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन कृषि जीडीपी में योगदान की बात करें तो वो इन दोनों की अपेक्षा, उद्योग और सेवाओं की अपेक्षा कम है। और ये स्थिति हम रोजगार में भी देखेंगे। रोजगार में योगदान किसका? कृषि का। तो किसी क्षेत्र की प्रधानता, जैसे हम कहें कि सेवा क्षेत्र विकसित देशों में प्रधानता लिए हुए होता है, तो उसके आकलन के लिए भी कि सेवा क्षेत्र किसी देश की अर्थव्यवस्था में प्रधान है, उसके लिए हम उस देश की जीडीपी में उसका योगदान और उसके रोजगार में उसका योगदान ये देखते हैं। तो रोजगार में योगदान भी हम देखें तो ये सेम स्थिति कृषि और उद्योग और सेवा। तो रोजगार में योगदान भी, इन क्षेत्रों में रोजगार अभी बढ़ा हुआ है और कृषि में कम हो रहा है। पहले देश की बहुत अधिक जनसंख्या कृषि में संलग्न थी, जबकि उसके तुलना में जो हमें उत्पादन है वो कम मिल रहा था, और अब यहाँ पर लोग कम संलग्न हैं और उद्योग और सेवाओं में वृद्धि हो रही है लोगों की, क्योंकि लोग शिफ्ट हो रहे हैं किस तरफ? उद्योग और सेवाओं की तरफ। और ये यहाँ पर इसको ना
जैसे हम यहाँ पर जनसंख्या पहले अधिक हुआ करती थी, जैसे देश की 70% जनसंख्या, मोर देन 60% पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर। ये इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम, 1947 उसके आसपास। तो ऐसी स्थिति को अर्थशास्त्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जब जनसंख्या जितनी जरूरत हो उस क्षेत्र में उससे कहीं अधिक जनसंख्या संलग्न हो, जबकि उत्पादन उन जनसंख्या की तुलना में काफ़ी कम हो, तो ऐसी स्थिति एक बेरोजगारी को निर्मित करती है, जिसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जो ये बताता है कि बेरोजगारी मतलब लोग रोजगार में लगे हुए तो हैं, क्योंकि 70% लोग यदि किसी क्षेत्र में संलग्न हो उत्पादन में, लेकिन जो उत्पादन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उस क्षेत्र में उतनी मात्रा में, उतनी संख्या में लोगों की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो वहां लगे हुए हैं। इसको हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न, यहां लिखता हूं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और 2 पॉइंट और हैं, ये ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है, मगर ये करते चले तो ये कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हम पढ़ लेंगे, इसलिए मैं वो कर ही दूं। एक पॉइंट है यहाँ, तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या वृद्धि की दर यहाँ पर तीव्र होगी विकासशील देशों में। यहाँ जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अधिक होगी। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसमें अंतर है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहां पर अधिक होगी। ठीक है, और इसको बोलते हैं थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। थियोरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। जनांकीय, I am unable to pronounce that. जननांकीय, ओके, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत। तो जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत इसे कहते हैं। ये जनसांख्यिकी वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, नोटेस्टियन एंड थॉमसन। ये आप नाम लिखें, नोटेस्टियन और थॉमसन। इन्होंने ये दिया था जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत, ये दिया था। अब इसमें क्या है, इसके 3 स्तर हैं। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया है नोटेस्टियन और थॉमसन में। इसमें 3 स्टेज बताए हैं, हम तीनों स्टेज को देखते हैं। तो इसमें पहला ये स्तर है, और यहाँ पर अपन देखें बर्थ रेट, जन्म दर, यहाँ पर देखें डेथ रेट, मृत्यु दर, और यहाँ पर पॉपुलेशन की स्थिति लास्ट में, पॉपुलेशन। तो विकासशील देशों में स्थिति कैसी स्थिति है, तो इसका पहला स्टेज है जहां पर बर्थ रेट जो होगी वो अधिक होगी। विकासशील देशों में शुरुआती इस अवस्था में बर्थ रेट अधिक होगी,
और जन्म दर जब अधिक होगी और मृत्यु दर भी अधिक होगी, ये विकासशील देशों की शुरुआती स्थिति है कि यहाँ जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर अधिक होगी, तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी। अभी ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब हम देख रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ शुरुआती स्थिति में कम होगी क्योंकि बर्थ रेट जन्म दर अधिक है और लोग मृत्यु भी अधिक हो रही है वहाँ, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होगी। ये पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखा रहा है, ठीक है। अब सेकंड स्टेज देखते हैं इसका। सेकंड स्टेज में बर्थ रेट जन्म दर तो अधिक है और जो डेथ रेट है वो अब कम हो गई। सेकंड स्टेज है ये विकासशील देशों में, जहाँ जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम हो गई। तो अब यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन, क्योंकि लोग, मृत्यु कम हो रही लोगों की और जन्म अधिक हो रहा है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अधिक हो जाएगी अब। तो पॉपुलेशन अधिक हो गई, ये कहाँ हो गया, मध्य स्तर में, विकासशील देशों में। तो इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट। ये विकासशील देशों में मध्य स्तर में हमें ये स्थिति देखने को मिलती है, जब जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर जो है वो कम हो जाए, तो जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है, वो है जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत अधिक हो जाती है उस समय। इसके बाद एक थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में हम देखें तो जन्म दर भी कम हो जाएगी और डेथ रेट भी कम हो जाएगी, लोग पैदा भी कम होंगे और मृत्यु भी लोगों की कम होगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो लास्ट में कम हो जाएगी। ये विकसित देशों की स्थिति है कि जहाँ जन्म भी कम और डेथ रेट भी कम, तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगा ये यहाँ इस स्थिति में। और जो ये नॉटेस्टियन और थॉमसन जो है, उन्होंने ये त्रिस्तरीय जनसांख्यिकी सिद्धांत दिया है, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत। और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है अब जो हम पढ़ रहे हैं, वो उसमें एक दो स्टेज और जोड़े गए हैं इन क्षेत्रों में। तो ये सेकंड और थर्ड हो जाएगा, और इसका आप एडजस्ट करिएगा इधर, ये 1 2 3 था, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ और ये फिफ्थ, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या होगा कि बर्थ रेट तो अधिक होगी, ये सेकंड स्टेज है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत का, तो उसमें बर्थ रेट अधिक होगी और जो डेथ रेट है वो यहाँ कम हो गई, लेकिन यहाँ कम होना प्रारंभ होगी, कम होना प्रारंभ। और ये यहाँ कम हो गई वो स्थिति दर्शा रही है, और यहाँ पर ये कम होना प्रारंभ हो रही है। और ये जो एक बीच में एक और फोर्थ स्टेज जुड़ा हुआ है, इसमें भी बर्थ रेट अधिक होगी और ये जो यहाँ पर हमें कम दिख रही, डेथ रेट भी कम दिख रही है, यहाँ पर कम होना प्रारंभ होगी। तो ये दो स्थितियां ली हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कि लास्ट में ये स्थिति कम हो गई यहाँ जनसंख्या दर थर्ड स्टेज में, तो उसके पहले एक और स्टेज लिया है जहाँ कम होने से पहले कम होना जब प्रारंभ होती है डेथ रेट, वो एक स्थिति ली, और यहाँ पर एक कम होना प्रारंभ होती है वो स्थिति ली सेकंड स्टेज के ऊपर वाली स्टेज में, और जो फोर्थ और सेकंड और फोर्थ के रूप में जो जोड़ा हुआ। तो यहाँ डेथ रेट जब कम होना आरंभ होगी और यहाँ पर जन्म दर अधिक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ वृद्धि ही होगी, क्योंकि ये कम होना आरंभ हो रही है, कम हो नहीं गई है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ अधिक ही होगी सेकंड स्टेज में मॉडर्न कॉन्सेप्ट में। और इसी के जैसे हम फोर्थ स्टेज में देखें तो वहाँ जन्म दर अधिक है और उसके बाद जो मृत्यु दर है वो कम हुई नहीं, कम होना प्रारंभ हो रही है। तो ये भी यहाँ स्थिति क्या बनेगी कि
कम होना प्रारंभ, पॉपुलेशन ग्रोथ कम नहीं हो गई, जो कि जो हमने ओल्ड कॉन्सेप्ट में थर्ड स्टेज में पढ़ा कि अब ये कम हो गई पॉपुलेशन ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज में, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जो फोर्थ स्टेज है वो ये कह रहा है यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ कम होना प्रारंभ होगी। ये 5 स्तर हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट में 3, 1, 2 एंड थर्ड, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में 1 आफ्टर 2 एंड देन थर्ड, दिस विल बी थर्ड, एंड देन फोर्थ, एंड देन दिस विल बी 5। ओके, और ओल्ड कॉन्सेप्ट में जो मिडिल स्तर है, द्वितीय स्तर, उसको जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहते हैं, और ये नोटिस्टिन थॉमसन ने दिया जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक होती है विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में। विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं उसमें। ओके, अब इसके बाद 2 पॉइंट और हैं छोटे। You almost, this is my first class and it is almost, it took 1 hour and 1 hour and it is 11 minutes right now and 2 points are remaining, so it will take I think it will take 10 minutes more. Just a minute. इसका आफ्टर दिस ये 8 नंबर का एक पॉइंट है जो कि है यहाँ पर डुअलिस्टिक इकोनॉमी पाई जाएंगी। डुअलिस्टिक इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी यहाँ पर डुअलिस्टिक इकोनॉमी पाई जाएगी। वो इन अर्थों में, ये फिर प्रीवियस पॉइंट से कनेक्ट है। प्रीवियस पॉइंट से हमने मॉडर्न थ्योरी पढ़ी और हमने एक ओल्ड थ्योरी पढ़ी जननांकीय संक्रमण के सिद्धांत में, नोटिस्टिन थॉमसन। तो एक डुअलिस्टिक इकोनॉमी मतलब यहाँ ट्रेडिशनल एक परंपरागत क्षेत्र भी होगा, परंपरागत क्षेत्र, और साथ में होगा यहाँ पर एक आधुनिक क्षेत्र या फिर मॉडर्न क्षेत्र भी होगा। तो ये इसकी विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की। परंपरागत क्षेत्र भी उपस्थित होगा यहाँ, और आधुनिक क्षेत्र। उत्पादन में भी हम परंपरागत रूप से भी उत्पादन करेंगे, वहाँ मतलब उत्पादन की पूर्णतया नई विधियों को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा चुका होगा कि हम सब कुछ अब मॉडर्न हो चुका हो, क्योंकि उस स्थिति में हम विकसित अवस्था की ओर बढ़ जाएंगे। तो परंपरागत क्षेत्र और आधुनिक क्षेत्र दोनों साथ में उपस्थित होंगे। डुअलिस्टिक इकोनॉमी इसको बोलते हैं। और इसकी 9वीं विशेषता है निम्न कल्याण स्तर। निम्न कल्याण स्तर, ये अब ये मैंने बहुत छोटा लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है बोर्ड में, तो ये मैं आई विल इम्प्रूव दिस लेटर्स in my next video, and whatever the improvement that the lecture will need, I will follow that in my next video. But this video I am definitely going to upload, because just by thinking we cannot go towards the perfection. So I'm thinking that I will upload this video, and then by the time everything will improve, and if not then else I will upload this video. तो निम्न कल्याण स्तर हमको ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में देखने को मिलेगा। निम्न कल्याण स्तर मतलब है यह है वेल बीइंग जो है वो लो, वेल बीइंग लो। अब इसको कैसे हम एग्जामाइन करते हैं निम्न कल्याण स्तर, तो इसको हम एग्जामाइन करेंगे 2 पॉइंट्स पे। एक देखेंगे हम शिक्षा और दूसरा देखेंगे हम स्वास्थ्य। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर ये दिखाता है कि वेलबींग लो है या फिर हाई।
तो विकासशील देशों में साधारणतया शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर हम निम्न कल्याण स्तर देखते हैं, वेलबींग लो। और एजुकेशन और हेल्थ हम ये आकलन इसका कैसे करते हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये वर्ल्ड लेवल में हमको देखने मिलेगा, वर्ल्ड लेवल। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ये दोनों रिपोर्ट हमें शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति किसी देश में बताती है। तो इस आधार पर जो विकासशील देश हैं उनकी स्थिति है वो है निम्न कल्याण स्तर या वेलबींग लो पाया जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य में। तो ये हमने 9 पॉइंट देखे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में, और आगे हम और कुछ और भी टॉपिक्स में I will not going to follow the trends that I am uploading the videos of this particular subject. I will follow the rule, not rule, but I will pick the topic from the complete syllabus of UPSC exam. I'm not bound with particular subject that the topic will be only from the economic or from the history, or it means that the topic can be from the whole syllabus. It can be from history or geography or economy or the polity, and even my optional is philosophy, so I can pick the topic from philosophy also, because whatever the topic we will read here in this board, so the topic will complete, and if not, the topic will be in a 2-part, first and second, but the topic will complete. So the topic can be from any subject. We are not going to study this as the chapter 1 to the last chapter of the economy. This is not going to be here. So we will follow some different track. Okay, so thank you so much. Next time with a different subject and with different topic, and I will try to maintain the enthusiasm or the interest towards the subject, because I myself feel bored by reading continuously one subject. So first I have uploaded this topic from the economy subject, and then I will upload anything from polity or from the philosophy. So thank you so much. We will see with some next topic of the lectures. Thank you so much. Bye bye.